हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब अमेरिका ने कह दिया है कि ताइवान पर चीन को दर्द देने वालों में भारत भी होगा शामिल। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, पेलोसी की यात्रा के बाद अमेरिका का बहुत बड़ा बयान दोस्तों भारत को लेकर आया है। बताएंगे सबसे बड़ी खबर दोस्तों आपको, और अभी बताएंगे जहां पर नैन्सी पेलोसी के जाते ही ताइवान में घुसे 27 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, और साथ ही आपको अवगत कराएंगे एक एक बड़ी खबर से दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो का अंत तक देखिएगा दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ताइवान पर चीन को दर्द देने वालों में भारत भी होगा शामिल। पेलोसी की यात्रा के बाद बोला अमेरिका। जी हां, चीन की तमाम चेतावनियों के बावजूद यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पूरी करके बुधवार को वापस लौट गई दोस्तों। पेलोसी के जाते ही अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत का जिक्र किया है, जिससे चीन को तगड़ी वाली मिर्ची लग सकती है दोस्तों। दरअसल पेलोसी ने अपनी ताइवान यात्रा के दौरान इस द्वीप को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार करार दिया है दोस्तों। अब अमेरिका ने कहा है कि आजाद हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा। जी हां, गौरतलब है कि चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को लेकर अक्सर अन्य देशों को चेतावनी देता रहा है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है दोस्तों। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है दोस्तों, तो वहीं वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर अपना दावा करते हैं। चीन ने इस क्षेत्र में अपने नियंत्रण वाले कई द्वीपों पर सेना लगाई हुई है। दोनों क्षेत्रों को खनिज तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बताया गया है, और ये वैश्विक व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कारिन जीन पियरे ने कहा है कि भारत अमेरिका कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भागीदार हैं, जिनमें रक्षा, टीके, जलवायु तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में हमारे दोनों देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत के साथ काम करना जारी रखेगा। यानी दोस्तों भारत को अमेरिका दोस्तों ताइवान वाले मुद्दे में घसीटने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका चीन से लड़ने के लिए दोस्तों ताइवान के मुद्दे पर अब भारत को घसीटने की कोशिश कर रहा है? और साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका को ये बात पता है कि चाइना के साथ भारत का अनबन है दोस्तों, भारत के साथ चाइना की बिल्कुल नहीं बनती दोस्तों, और इसी का शायद अमेरिका फायदा उठा करके भारत भी हमारे साथ है ये कहकर चाइना को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है इसके पीछे अमेरिका की सबसे बड़ी चाल दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अमेरिका दोस्तों ताइवान को लेकर चीन से युद्ध करता है तो क्या भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए दोस्तों? इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों भारी मात्रा में, और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ इसी से जुड़ी, जहां नैन्सी पेलोसी के जाते ही ताइवान में मंडराने लगे चीनी फाइटर जेट। 27 विमान एयर डिफेंस जोन में घुस गए ताइवान के। जी हां, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के रवाना होते ही चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुस गए दोस्तों। 27 चीनी युद्धक विमानों ने बुधवार को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में उड़ान भरी। दरअसल बुधवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि 27 पीएलए विमान 3 अगस्त को चीन गणराज्य के आसपास के क्षेत्र में घुस गए दोस्तों। इससे पहले ताइवान की यात्रा पर पहुंचा अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने कहा था कि अमेरिका स्वशासी द्वीप के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 26 साल बाद ताइवान पर फिर मिसाइल से अटैक करेगा चीन। शुरू कर दिया गया है उसकी तरफ से युद्धाभ्यास। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना बेहद जरूरी है खबर, जहां पर 26 साल बाद अब मिसाइल अटैक करेगा चाइना ताइवान पर। जी हां दोस्तों, और बॉर्डर पर घातक हथियार भी चीन ने तैनात कर दिया है दोस्तों। और साथ ही साथ चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां ब्रह्मोस पर आया म्यांमार का दिल। भारत से खरीद सकता है यह घातक मिसाइल। जी हां, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा झटका। जी हां, भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है दोस्तों। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद
तब भारत ने म्यांमार को यह घातक मिसाइल देने का फैसला किया है। दोस्तों रूसी समाचार एजेंसी तास द्वारा 2 अगस्त 2022 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार म्यांमार रूसी भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद सकता है, जिसका निर्माण दोनों देशों के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों भारत ने एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ साझेदारी में रूसी एनपीओ माशिनो स्त्रोयेनिया द्वारा डिजाइन किया गया था। ऐसे में दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि आने वाले समय में दोस्तों अपना भारत भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा दोस्तों, तो हमें गर्व है, हम भारतीय है कहना मत भूलेगा। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां अमेरिका को आंख दिखाने वाला चीन शेख हसीना की एक घुड़की से गया डर। जी हाँ, शर्मिंदगी के मारे अपनी बदल दी यात्रा की तारीख। जी हाँ दोस्तों, ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से भिड़ने वाला चीन इन दिनों बांग्लादेश की एक घुड़की की वजह से पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गया है। दोस्तों यहाँ तक कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को अपनी यात्रा की तारीख तक बदलने पर मजबूर कर दिया। वैसे में सवाल उठ रहा है दोस्तों कि जिस देश को बांग्लादेश जैसा देश हड़का दे रहा है दोस्तों, तो वो दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को कैसे टक्कर देगा। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगस्त में बांग्लादेश के दौरे पर जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने तारीख भी तय कर ली, लेकिन बांग्लादेश सरकार से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की। शायद चीन को लगा होगा कि वो इतना ताकतवर देश है कि उससे बांग्लादेश कहाँ कुछ कह पाएगा। लेकिन जब चीन ने अचानक अपने विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे की बात शेख हसीना सरकार से कही, तो बांग्लादेश सरकार ने इस पर दो टूक जवाब देते हुए नाराजगी जाहिर कर दी। शेख हसीना सरकार ने इस यात्रा पर खुले तौर से आपत्ति जताई, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्री को अब अपनी यात्रा की तारीखें बदलनी पड़ गई। दोस्तों वांग इससे पहले 2017 में बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। ऐसे में दोस्तों चीन को एक बार फिर से बांग्लादेश जैसे देश ने दोस्तों आईना दिखा दिया है और चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया है। दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय हो, थैंक यू बांग्लादेश जरूर कह दीजिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां PFI को बैन करने के अपने प्रस्ताव से पलटा मौलाना अजीत डोभाल भी हुए थे इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसिल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था दोस्तों, और इस अंतर धार्मिक सम्मेलन में धार्मिक नेताओं की उपस्थिति में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगाने का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। कार्यक्रम में सैयद सलमान नदवी भी शामिल हुए थे, जो PFI पर बयान से अब पलट गए हैं। दोस्तों सलमान नदवी ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उन्होंने जिस कार्यक्रम में शिरकत की उन्हें नहीं पता कि PFI पर प्रतिबंध की बात हो रही है और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव लाया गया और ना ही किसी पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि किसी संगठन के किसी एक व्यक्ति के गलत काम की वजह से पूरे संगठन को तो बैन नहीं कर सकते। उन्होंने PFI की बात करते हुए इसकी तुलना RSS और विश्व हिंदू परिषद से कर डाली। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब उस दिन वो मीटिंग में वहाँ बैठे थे दोस्तों NS अजीत डोभाल के साथ, तब उन्होंने PFI पर कहा था कि हम PFI को बैन करेंगे, यानी कि दोस्तों PFI को बैन कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब अचानक इन्होंने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया है। दोस्तों कहा मुझे पता ही नहीं था कि PFI को लेकर बात हो रही है, वरना मैं ऐसा बयान नहीं देता। ऐसे में दोस्तों अजीत डोभाल के सामने इस प्रकार का बयान देना और अचानक से पलट जाना, क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या इनकी बातों में दम नहीं है दोस्तों, या फिर ये लोग मौका देख करके अपना रंग बदलते हैं? दोस्तों आपको जो भी लगता हो सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जवाहिरी की मौत का बदला ले सकता है अलकायदा। जी हाँ, अमेरिका ने जारी किया है बहुत बड़ा अलर्ट दोस्तों। आतंकवादी संगठन अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है दोस्तों। उसने बुधवार को इसे लेकर अपने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दिया। इस एडवाइजरी में अमेरिकियों से विदेश यात्रा करते समय उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने और परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी जागरूकता की प्रैक्टिस करने को कहा है। इस संबंध में अमेरिकी सरकार ने एक सूचना भी जारी कर दी है दोस्तों। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि 31 जुलाई 2022 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक के जरिए अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी की हत्या कर दी थी। ऐसे में इस मौत का बदला लेने के लिए अलकायदा के आतंकी या समर्थक अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर सकते हैं। वे उन्हें निशाना बना सकते हैं, क्योंकि आतंकी हमले बिना किसी चेतावनी के अचानक होते हैं। इसलिए आपको
सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों आप ये वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन अलकायदा लीडर्स डेथ को लेकर पढ़ पा रहे होंगे। दोस्तों हमने स्क्रीन पर दे दिया है जिसको अमेरिका ने जारी किया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अलकायदा से ही जुड़ी बड़ी खबर आ रही है जहां पर हक्कानी नेटवर्क ने छिपाई थी जवाहिरी के काबुल में होने की बात। अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। दोस्तों अफगानिस्तान में 31 जुलाई को अयमान अल जवाहिरी के खात्मे के बाद व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा कि खूंखार आतंकी नेटवर्क को अलकायदा प्रमुख जवाहिरी की काबुल में उपस्थिति की जानकारी थी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हक्कानी नेटवर्क को जवाहिरी के काबुल में होने की इंफॉर्मेशन क्यों छिपाई। जी हाँ दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने नेशनल पब्लिक रेडियो से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि हक्कानी को जवाहिरी के बारे में कैसे और क्यों पता था। साथ ही आप सभी को बता दें पाकिस्तान को भी नहीं थी इस हमले की जानकारी। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ जहां पर खाद्यान्न के लिए भारत की तरफ दुनिया की फिर से नजरें। गेहूं के बाद अब चावल कर सकता है परेशान। जी हाँ दोस्तों गेहूं के निर्यात पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद दुनिया के बड़े हिस्से में खाद्यान्न का संकट देखने को मिला है। अब चावल को लेकर भी दुनिया को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक है। इस बार बारिश की कमी की वजह से धान की खेती में काफी कमी देखी जा रही है तो वहीं कम उत्पादन की भी आशंका है। दोस्तों बढ़ती महंगाई और खाद्यान्न संकट के बीच धान के उत्पादन में कमी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। कम बारिश की वजह से इस बार धान की फसल में 13% की कमी देखी गई है और देश के कुल उत्पादन का 1/4 पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होता है और इस बार इन प्रदेशों में भी धान की रोपाई कम हुई है। जी हाँ दोस्तों व्यापारियों को इस बात की चिंता है कि धान का कम उत्पादन एक तो महंगाई बढ़ा सकता है, दूसरा एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा सकता है। भारत सबसे पहले देश के अंदर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तो वहीं भारत दुनिया भर का 40% चावल निर्यात करता है और ऐसे में कई ऐसे देशों में खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है जो भारत पर निर्भर है। भारत ने गेहूं और गन्ने के निर्यात पर पहले ही रोक लगा दिया था। दोस्तों ऐसे में फिर एक बार पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं दोस्तों वो भी चावल को लेकर। ऐसे में भारत को पहले अपने देश के लिए चावल को महफूज करना होगा दोस्तों, उसके बाद ही विदेश में एक्सपोर्ट करेगा अपना भारत। क्या ये बिल्कुल सही नीति है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां भारत का अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के लिए है प्रेरणा। आजादी के 75 साल पर अमेरिका ने दी भारत को बधाइयां। जी हाँ अमेरिका ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा है कि दोनों देश स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को आगे बढ़ाने तथा दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जिन पियरे ने मंगलवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम भारत के लोगों को आजादी के 75 साल पूरे होने पर बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के लिए एक प्रेरणा था और अमेरिका को उम्मीद है कि अगले 75 वर्षों में भारत समृद्ध हो जाएगा। जी हाँ पियरे ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम अपने लोगों को अवसर, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करने के लिए हर दिन एक साथ काम करना जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों अमेरिका के इस ब्लेसिंग्स के लिए और विशेष के लिए दोस्तों थैंक यू अमेरिका, थैंक यू यूएस जरूर कह दीजिएगा। आप लोग चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर जहां पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराने के मामले में अब इस संगठन ने ली जिम्मेदारी किया बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को मार गिराने के मामले में बलूच संगठन ने पूरी जिम्मेदारी ली है। बलूच संगठन ने कहा है कि उनके लड़ाकों ने इस हेलीकॉप्टर को स्ट्रिंग मिसाइल से मार गिराया। बरास के प्रवक्ता बलोच राजी अजोई संगर बलोच खान ने स्टेटमेंट जारी करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये स्टेटमेंट मंगलवार की देर शाम जारी की गई। दोस्तों इसमें कहा गया है कि 1 अगस्त को हमारे लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को उस समय निशाना बनाया जब वो विंडूर और नूरानी के पहाड़ों के बीच लो फ्लाई कर रहा था। हमले के बाद हेलीकॉप्टर मुसा गोट इलाके में गिर गया। इस हमले में जनरल सरफराज और बाकी 5 लोग मारे गए। अगली खबर की बात करें जहां पर यूएस की आंखों में धूल झोंक भारत में खालिस्तान बनाने का सपना देख रहा पन्नू कर बैठा बड़ी भूल दर्ज हुआ केस। जी हाँ भारत में बैन अमेरिका स्थित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया गुरु पतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर खालिस्तान बनाने के अपने एजेंडे के लिए लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। न्यूयॉर्क स्थित इस संगठन का मुख्य रूप से एजेंडा पंजाब में अलग से खालिस्तान बनाने का है। अधिकतर
समय उसका काम भड़काऊ वीडियो बनाना होता और इन वीडियो में हमेशा मूर्खतापूर्ण की बातें करता है पन्नू। जी हाँ, हिंसा फैलाने के अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ नजर आता है दोस्तों। सिर्फ और जस्टिस चलाने वाले गुरु पतवंत सिंह पन्नू अक्सर खालिस्तान बनाने के एजेंडे पर सोशल मीडिया पर इनाम घोषित करता हुआ नजर आता है और इसी इनामी राशि के जुमलों के कारण पन्नू अमेरिका की कानून न्यायपालिका की नजर में आ गया है दोस्तों। अब इन पर FIR दर्ज हो गया और FIR कनाडा में दर्ज किया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां मुश्किल दौर में साथ देने पर विक्रम सिंघे ने प्रधानमंत्री मोदी जी का माना आभार, सर्वदलीय सरकार का किया आह्वान। जी हां, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने मुश्किल दौर में अपने देश का साथ देने के लिए बुधवार को भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार जताया। श्रीलंका की संसद में दिए भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हमारे संकटग्रस्त देश को राहत की सांस प्रदान किया है। बुधवार को श्रीलंका की संसद के तीसरे सत्र के दौरान सरकार की ओर से नीतिगत बयान पेश करते हुए राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने यह बात कही। इसके साथ ही उन्होंने श्रीलंका के राजनीतिक दलों को सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए भी आमंत्रित किया है। जी हां दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां इस्लामिक आतंकवाद को ऋषि सुनक ने बताया ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा खतरा, प्रधानमंत्री बनने पर जोरदार एक्शन लेने का किया वादा। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने बुधवार को वादा किया है दोस्तों कि वो इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस्लामी चरमपंथी को ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा कि वो चरमपंथ की मौजूदा सरकारी परिभाषा को विस्तृत करेंगे और आतंकवाद रोधी कानूनों को और मजबूत करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री 42 वर्षीय सुनक प्रधानमंत्री की पद की दौड़ में अपनी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस से अंतर पाते नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां चिढ़ा रहा अमेरिका, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर रशिया भी भड़का। जी हां दोस्तों, और रशिया ने दिया चीन का साथ। बता दें, ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच पैदा हुए तनाव के बीच रूस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। रूस ने इस मसले में चीन का समर्थन किया और अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसकी कार्रवाई चिढ़ाने वाली है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा चीन को चिढ़ाने वाला है। म्यांमार दौरे पर पहुंचे लावरोव ने कहा कि अमेरिका को कोई करारा जवाब नहीं मिला है और इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका ने जिस तरह की हरकत की है वो चीन को चिढ़ाने वाली है और विवाद को बढ़ावा देती है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों रशिया के इस बयान को लेकर? जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर UN में भारत की पहली स्थायी महिला दूत रुचिरा कंबोज ने संभाला कार्यभार। भूटान में थी ये तैनात। जी हां, राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत होंगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति की जगह ली है। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अफसर रही है। जी हां, इससे पहले रुचिरा भूटान में भारत की राजदूत की जिम्मेदारी निभा रही थी। साथ ही कंबोज दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं। रुचिरा भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा केस अब आया निकल कर सामने। अब 31 साल की नाइजीरियाई महिला भी निकली पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, देश में मंकी पॉक्स के केसों से चिंता बढ़ने लगी है दोस्तों। केरल के बाद अब दिल्ली में मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ बुधवार को मंकी पॉक्स का एक और मामला निकलकर सामने आया है। इस बार 31 साल की एक नाइजीरियन युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है दोस्तों। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। देश में अब तक कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म किया हिंदू युवा वाहिनी संगठन, सारी इकाइयां कर दी अब बंद। जहां उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ जी की कई और पहचान थी। इनमें से एक पहचान थी हिंदू युवा वाहिनी संगठन। अब ये संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी अब इस संगठन की सभी इकाइयां खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो जिले की हो या प्रदेश स्तर की हो। अब हिंदू युवा वाहिनी की कोई इकाई नहीं रहेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही इस संगठन को भंग करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन छिटपुट तौर पर इसकी कई इकाइयां काम कर रही थी। आज के बाद से अब हिंदू युवा वाहिनी जैसा कोई संगठन नहीं होगा और इसे पूरे तरीके से खत्म माना जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर विपक्षी दल अभी सोच में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 के लिए चल दिया ब्रह्मास्त्र। ईडी को फ्री हैंड
देने का मतलब, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है लेकिन तैयारियां शुरू हैं, खासकर बीजेपी की ओर से विपक्ष के सामने वही सवाल है जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय था। इन सब के बीच एक ही सवाल ये भी है दोस्तों कि आखिर बीजेपी किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से क्या सबसे बड़ा फैसला होगा कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए भारत में अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। रशिया यूक्रेन युद्ध का असर भारत पर कम से कम पड़ा है। सरकार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लेकिन क्या सिर्फ इसी के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में जाएगी? शायद ऐसा नहीं है। एक ऐसा मुद्दा है जिससे लोगों की भावनाएं अधिक से अधिक जुड़ी हो, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग से, और इस राह पर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों इस वक्त ईडी शब्द की गूंज राजनीतिक गलियारों में सबसे अधिक सुनाई पड़ रही है। बंगाल में अभी नोटों की गड्डी देखकर लोगों का मुंह खुला ही है दोस्तों। मेहनत मजदूरी करके कैसे भी घर चलाने वाले लोग जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो उनके सामने यही सवाल है कि इतना पैसा। इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र में शुरू है। विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर निशाना बना रही है। हालांकि पब्लिक ये भी देख रही है कि ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जिनके पास अकूत दौलत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी चुनाव का इंतजार नहीं करते हैं दोस्तों, कि वो चुनाव के नजदीक ही अपना कड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन दोस्तों मोदी जी हर दिन को चैलेंज मान करके अपना कार्य करते और आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों मानते अगर आप इस बात को तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर सीएम योगी जी से मुलाकात के बाद घर में ही घिरे राम गोपाल, अब बहू अपर्णा यादव ने साधा निशाना। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो राम गोपाल यादव की मुलाकात पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दोस्तों राम गोपाल यादव की अपने ही घर में घेरेबंदी हो गई है। दोस्तों पहले भाई शिवपाल सिंह यादव ने हमला किया तो अब बहू अपर्णा यादव ने निशाना साधा है। राम गोपाल की सीएम योगी से मांग को लेकर अपर्णा ने कहा कि यूपी में कानून का राज है और न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ जहां पर सीएम योगी जी का बहुत बड़ा ऐलान, प्रदेश में हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देगी सरकार। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर किए गए संकल्प को अमली जामा पहनाने के क्रम में एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकार नौकरी या रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में सभी परिवारों के सभी सदस्यों की स्किल मैपिंग का अभियान शुरू होने जा रहा है। अगली खबर की बात करें जहां पर एक संत ने राहुल गांधी को कहा प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। जी हां, संत के बयान पर मठ प्रमुख ने टोका, कहा सबको देते हैं आशीर्वाद। बता दें कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी को लेकर लियांगत मठ के एक महंत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि इसके जस्ट बाद ही यानी तुरंत बाद ही मठ के मुख्य महंत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये सब कहने के लिए ये उचित जगह नहीं है। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी इस समय कर्नाटक दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं डीके शिव कुमार और केसी वेणुगोपाल के साथ चित्रदुर्ग में भी श्री मुरुघा मठ का दौरा किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ उन्होंने मुरुघा मठ के महंत से लिंगायत संप्रदाय की दीक्षा ली। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री देश के जरूर बनेंगे। ऐसे में दोस्तों उस मठ के प्राइम मेंबर ने तुरंत जवाब देते हुए इस बात से इनकार कर दिया है। दोस्तों ऐसे में आप किस नजरिए से देखते हैं इस बयान को बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि भारत की जनता आगे आने वाले हर लोकसभा चुनाव में मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। प्रधानमंत्री कौन बनेगा दोस्तों अगला देश का, जो भी आपकी राय हो बताइएगा। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।